माइक। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कोई आम क्लास बिल्कुल भी नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। और एकदम भौकाली वाली क्लास आप लोगों के समक्ष आ चुकी है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहूंगा कि ये वो क्लास है जो आज से पहले ना आपने सोची होगी, ना आपने देखी होगी और ना ही इसके बारे में अभी तक आप परिकल्पना कर पाए होंगे। लेकिन उसके समक्ष जो अब बातें होने वाली हैं, इस क्लास के समक्ष जो बातें होने वाली हैं वो अद्वितीय होंगी, क्योंकि ये बातें ऐतिहासिक होंगी, क्योंकि ये क्लास भी इतिहास की है। और अब इतिहास सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इतिहास रचने का समय आ चुका था। इसी वजह से इस क्लास को यहां पर मेरे द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत विनम्र आभार प्रकट किया जाता है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक तरफा माहौल पूरा वीवी बनाते हुए इस चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम मुगल्स को पढ़ने वाले, विजयनगर पढ़ने वाले, बहमनी और अदर जैसे कोई भी प्रोविंशियल किंगडम है, जैसे जौनपुर है, कोई भी है, तो उसके बारे में भी अभी हम यहां पर चर्चा कर लेंगे। जैसे सूरी डायनेस्टी को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सूरी डायनेस्टी को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप रेडी हैं एक बार, तो क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइकों का हो जाना यह दर्शाता है कि क्लास के अंदर छात्रों के साथ साथ प्यार भी आया है। बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं क्लास को और माहौल को पूरा बनाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी छात्र आए हैं एक बार बता देंगे कौन कौन छात्र क्लास के अंदर मौजूद है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक थियोरी बेस्ड क्लास रहने वाली है और यह पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है। यह पार्ट 2 क्लास है जो चल रही है। अब जो लास्ट क्लास मैंने ली थी, पार्ट 1 जो मैंने इसका लिया था, उसमें मैं शुरुआती तौर पर चीजों को कंप्लीट कर चुका था, है ना। शुरुआती तौर पर चीजों को कंप्लीट कर चुका था। उससे आगे की कहानी यहां पर चलने वाली थी। प्लेलिस्ट में अगर मैं जाऊंगा, इस वीडियो को अगर मैं देखूंगा, तो इससे पहले जो क्लास आपकी हुई है वो 5 घंटे की क्लास हुई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो आपको देखनी होगी। और अब मुझे बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हम कहां पर थे, कहां डिस्कशन हो चुका था। 5 घंटे के बाद हम इस वीडियो को कहां तक पहुंचा पाए थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन हुआ था, उसकी जो लास्ट जो सुइयां रुकी थी, इस क्लास की सुइयां जो रुकी थी वो इस पेज पर रुकी थी। अब देखिएगा, मैं यहां पढ़ा रहा था कि भाई बैटल ऑफ पानीपत 1526 में अप्रैल के महीने में चल रहा था और यहीं पर इस क्लास की सुइयां रोक दी गई थी। तो मैं बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा रहा था, तो मैं वहीं से इस चीजों को स्टार्ट करूंगा। बैटल ऑफ पानीपत से ही इन चीजों को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज की क्लास के अंतर्गत हम बैटल ऑफ पानीपत से ही चीजों को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मर्ज टू मर्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं भौकाल को। देखिए, मैं चर्चा कर चुका हूं कि मैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहा हूं। ये 1526 का था। इस 1526 के बैटल के बाद ही क्या हुआ कि बाबर इस युद्ध को जीतता है। बाबर इस युद्ध को जीतता है। किस किस के बीच में हुआ था सर? एक तरफ तो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी आपको देखने को मिलता है, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी से बैटल लड़ने के लिए इसके अगेंस्ट में कौन था? इसके अगेंस्ट में था भाई जी बाबर। तो इन दोनों के मध्य बैटल होता है, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बाबर जो है वो इस युद्ध को हार जाता है। बाबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है और इब्राहिम लोधी इस बैटल को हार जाता है, लॉस्ट द बैटल। और इसी के बाद बाबर जो है ये मुगल वंश की नींव तय कर देता है। यहीं पर ये मुगल वंश की नींव रखता है, मुगल वंश की नींव रखता है। तो यहीं पर इसकी पार्किंग यहां पर लग गई है। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि क्या डायरेक्टली पानीपत पे अटैक करने आया था, कहीं और आया था, वो सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है जो हमें मिडाइवल हिस्ट्री में कवर करना होता है। और इसके अंतर्गत जो आपका पोर्शन है, अर्ली मिडाइवल इंडिया हम पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ चुके हैं, मुगल्स के भी मुगल डायनेस्टी को हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं तो मुझे बता दीजिए, हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जो मुगल काल है इसको 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। इसको मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं। जो मुगल काल है ये 2 खंडों में विभाजित हो सकता है। बच्चे बहुत प्यार से समझना, जहां जरूरत होगी मैं हाथ से पढ़ाऊंगा, जहां जरूरत नहीं होगी वहां स्लाइड्स का यूज करूंगा। ठीक है, आपका तो वर्तमान में फर्ज ये बनता है कि आप क्लास को ताबड़तोड़ लाइक करते रहें। ठीक है, फिलहाल में तो आपका फर्ज यही है। तो देखिए, जो मुगल काल के होते हैं 2 खंड, मुगल काल के हैं आपके 2 हिस्से। मुगल डायनेस्टी 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है। मुगल काल, इसको हम बोलते हैं मुगल काल, यानी मुगल डायनेस्टी। इसके हैं बच्चे 2 हिस्से। अब इन 2 हिस्सों को हम किस प्रकार से देखते हैं वो समझिए। सर जी, मुगल काल को अगर हम 2 हिस्सों में देखें तो इसके 2 हिस्से इस प्रकार से हैं। एक तो है सर इनकी मुख्य शाखा और एक है उत्तर मुगल शाखा। एक तो है इनकी मुख्य शाखा और एक है इनकी उत्तर मुगल शाखा। उत्तर मुगल शाखा इनकी दूसरी देखने को मिलती है। तो कहने की बात यह हुई, सर दिस इज नोन एज इट्स मेजर ब्रांच।
ये तो इनकी मेजर ब्रांच हो गई। और ये जो उत्तर मुगल शाखा है इसको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स, दीज आर लेटर मुगल्स, ये लेटर मुगल्स हो गए। अच्छा, कमाल की बात ये है कि यहां जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको एनसीईआरटी 2025 के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी 2025, ईआरटी 2025 के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो नया अपडेट आया है उसके बाद का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि इसमें एट्रोसिटी ऑफ मुगल्स बताई गई हैं तो उनको मैं यहां पर इंक्लूड करके पढ़ाने वाला हूं। तो देखो, जो मुख्य शाखा है ये चलती है 1526 से, बाबर स्टार्ट करता है, औरंगजेब की डेथ तक जाएगी, 1707 तक जाएगी। ये स्टार्ट होती ही 1707 से और यहां से लेके 1858 तक जाएगी, जब तक बहादुर शाह जफर की पार्किंग नहीं लग जाती है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। अब यहां सबसे पहले शुरुआत कौन करता है? सर वो करता है जहीरुद्दीन बाबर। पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर पूरा नाम है। तो बाबर से ही हम स्टार्ट करेंगे, बाबर। सेकंड आपको देखने को मिलता है नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं देखने को मिलता है, नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, हुमायूं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हुमायूं आपको देखने को मिलता है। थर्ड आपको देखने को जो मिलता है दैट इज जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन, पूरा नाम तो इसका जलालुद्दीन बदरुद्दीन अकबर है, बट मैं जलालुद्दीन करके काम खत्म कर देता हूं। जलालुद्दीन अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर आपको देखने को मिलता है। अकबर का बेटा, इन सब का टेन्योर बता दो तब तक आप कमेंटों में इनका टेन्योर बता दो। राधे राधे भाई, अब है कैसे हो? इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जहांगीर आपको देखने को मिल जाएगा। जहांगीर, जहांगीर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने बताया जहरुद्दीन बाबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर। जहांगीर का बेटा आपको कौन देखने को मिलता है? शाहजहां। और शाहजहां का जो पुत्र आपको देखने को मिलता है उसका नाम क्या है लल्ला? उसका नाम आपको देखने को मिलता है औरंगजेब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बीच में भी कई सारे लोग हैं, जैसे यहाँ शहरयार है, मिर्जा शहरयार यहाँ बीच में है, शहरयार भी हैं। तो शहरयार के बारे में भी बात कर लेंगे। शहरयार आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, शहरयार। शहरयार भी है यहाँ, थोड़े समय के लिए रहेगा। तो उन सब के बारे में भी छोटी मोटी चर्चाएं होती रहेंगी, ठीक है? तो दैट इज जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, शाहजहां, शाहजहां एंड औरंगजेब, बिल्कुल अपडेटेड औरंगजेब, राइट? इनका टेन्योर कितना कितना है, सबका टेन्योर बात करते हैं। एक एक का टेन्योर लिख के आप बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? अंत तक टिके रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो जितने भी छात्र क्लास के अंदर मौजूद हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप क्लास में एंड तक टिके रहें। जिनको जल्दी थी वो रास्ते से वापस चले गए, आज भी वो तलाश में बैठे हैं सिलेक्शन के। तो आप ऐसा ना करें। सिलेक्शन के लिए मेहनत निरंतर चाहिए होती है, जिसके लिए मैं यहां पर हूं, ठीक है? बात को समझिए। यहां 1526 से स्टार्ट हुआ, 30 तक जाएगा। ये 1530 से स्टार्ट हुआ, 40 तक जाएगा। फिर बीच में गैप लगता है, सूरी डायनेस्टी आती है बीच में, सूरी वंश आता है, सूरी वंश आया। और उसके बाद ये पुनः आएंगे 1555 से 56 तक जाएंगे। 56 में ही सीढ़ी से गिरकर मौत। ये आएंगे 1556, 1605 तक जाएंगे, राइट? ये 1605 से स्टार्ट करके 27 तक जाएगा, 5 से 27 तक जाएगा। फिर 1627 से 58 तक जाएगा। और फिर 1658 से 1707 तक जाएगा। ये 58 से 1707 तक जाएगा ये। तो इन सब के बारे में इतनी बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जो उत्तर मुगल शाखा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके अंदर? सर ये मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ये प्री मॉडर्न में मैं पढ़ाऊंगा। तो जब मेरी प्री मॉडर्न की क्लास आएगी उसके लिए वेट करिए। प्री मॉडर्न का वन शॉट आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा विदेशी जो कंपनियों का आगमन है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्लस जितने भी क्षेत्रीय राज्य हैं, जैसे बंगाल हुआ, अवध हुआ है, हैदराबाद हुआ, जाट हुए, राजपूत हुए, उनके साथ ही आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेडी हैं तो समझ लीजिए, एक बार चाहे तो आप इनका इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, तो हाँ, इन सब के बारे में ही अपन लोग इधर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर मुगल्स के बारे में भी, और सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे किसके बारे में, बाबर के बारे में हेडिंग आप डाल लेंगे। सबसे पहले आप किसकी हेडिंग डाल लेंगे, बाबर के बारे में आप हेडिंग डाल लेंगे। बाबर, बाबर की हेडिंग आप सबसे पहले डालेंगे, बाबर की हेडिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, लीजिए बाबर की हेडिंग हम डालते हैं। बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जो डिस्कशन यहां दिया गया है वो, फिर इसके बारे में मैं अपनी तरफ से सेल्फ डिस्कशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो बाबर के बारे में सबसे पहले समझिए कि बाबर के बारे में, जैसे इसका जन्म है 24 फरवरी 1438 में फरगना में हुआ था। फरगना के अंदर इसका जन्म हुआ था, जो तुर्की के अंदर एक स्थान है। तुर्की के अंदर एक स्थान है, राइट। कहां पर है ये स्थान, इसका बर्थ कहां पर हुआ है, फरगना में हुआ है। फरगना, फरगना में इसका बर्थ हुआ है, तुर्की में। अब यहां पे इसके बारे में डिटेल बतानी शुरू करता हूं। इसका जो बर्थ है वो कब हुआ है, 1483, 1483। इसकी माता का नाम क्या है, कुतलुग निगाह बेग। कुतलुग निगाह, कुतलुग निगाह आपको देखने को मिल जाएगा इसकी मम्मी का नाम। ठीक है, कुतलुग निगाह देखने को मिल जाएगा, कुतलुग निगाह। और इसके पिता का नाम है उमर शेख। पिता का नाम क्या है, उमर शेख। उमर शेख देखने को मिल जाएगा, उमर शेख। ठीक है, उमर शेख आपको देखने को मिल जाएगा। कमाल की बात यह है कि जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो ये बाइलिंगुअल मिलेगी। आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो बाइलिंगुअल मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो इसकी जो माता का संबंध है वो चंगेज खान के परिवार से है। इसकी माता चंगेज खान की फैमिली से है। चंगेज खान की 13वें नंबर की, जो चंगेज खान है, चंगेज खान, गैंगिस खान इंग्लिश में बोलते हैं इसको, गैंगिस खान। तो गैंगिस खान की 13वें नंबर की सदस्य है फैमिली में। और ये जो उमर शेख मिर्जा है, ये आपका किसका, तैमूर लंग की फैमिली का है। तैमूर लंग की फैमिली का है, तैमूर लंग। तो तिमुरिड डायनेस्टी से इनका संबंध है। तो कहने की बात है, कहा जा सकता है कि मुगल जो टर्म है ये एक्चुअली एक गलत प्रोनाउंसिएशन था। लोग इनको मंगोल बोलना चाहते थे, बट गलती से उन्होंने मुगल बोल दिया। लोग इनको क्या बोलना चाहते थे, पीपल्स वर वांट टू से देम मंगोल। मंगोल इनको कहना चाहते थे, मंगोल इनको कहना चाहते थे, मंगोल बोलना चाहते थे। लेकिन इसी का गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ और ये हम मुगल बन गए, और ये हम मुगल बन गए। तो मुगल इज ए रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मुगल एक प्रकार से गलत प्रोनाउंसिएशन का नतीजा है, जो आप देख पाएंगे। तो ये गलत नतीजा है। इसी टर्म को आगे चलकर डाइवर्टेड करके ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है, इसका जन्म 1483 में हुआ और इसके पिता की डेथ होती है कब, इसके पिता की डेथ होती है सर जी कब, ध्यानपूर्वक समझना। इसके पिता की डेथ होती है 1494 में। तो जैसी 1494 में इसके पिता की डेथ हुई, यह रूलर बन गया। तो यहां पर बाबर कहां का रूलर बना, पिता की डेथ हुई, पिता की मृत्यु, पिता की मृत्यु होती है, और पिता की मृत्यु के बाद ये खुद बन गया शासक। ठीक है, ये स्वयं शासक बना। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि बाबर शासक बना, बाबर शासक बना। बाबर क्या बना, बाबर शासक बना। कहां का, फरगना का, फरगना का, फरगना का शासक बना। फरगना तुर्की का, तुर्की का शासक बना। तो यहां पर शहबनी खान ने इसको यहां से भगा दिया। शहबनी खान ने इसको यहां से भगा दिया। ये इसका मैटरनल अंकल था। तो शहबनी खान ने इसको भगा दिया। शहबनी खान, शहबनी खान ने इसको भगाया। शहबनी खान, शहबनी खान ने भगा दिया। शहबनी खान ने भगाया। शहबनी खान ने इसको भगा दिया, भगाया। कहां भगा दिया कि मैं तुझे शासन नहीं करने दूंगा, भाग जाए यहां से, चल भाग यहां से। तो इसको भगा दिया। अब भाग के ये बेचारा कहां जाएगा, तो मैंने बताया 1494 से लेके 1501 के बीच में ये समरकंद में रहा है। समरकंद इसके दादा का स्थान है, जहां इसके दादा यानी तैमूर लंग की फैमिली रहती थी। तो समरकंद उज्बेकिस्तान में चला गया। समरकंद उज्बेकिस्तान में चला गया, उज्बेकिस्तान में ये रहने लगा। तो लिख लीजिएगा, कहां रहने लगा भाई जी, समरकंद में। तो ये समरकंद में रहने लगा। अच्छा, शहबनी खान को ये वहां पर भी पसंद नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे ये अपने पैरों को पसार रहा था। तो शहबनी खान ने इसकी वहां पर भी पार्किंग लगा दी। 1501 में आप देखेंगे बैटल ऑफ सरायपुल आपको देखने को मिला है। क्या, बैटल ऑफ सरायपुल आपको देखने को मिला है। बैटल ऑफ सरायपुल आपको देखने को मिला है। यहां पे मैं बताता हूं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। ये कहां चला गया था, आपने दादू पास चला गया था, दादू पास, अपने दादाजी के पास ये चला गया था, दादू पास। ठीक है,
ठीक है भाई। अब ये दादू पास चला जाता है, लेकिन दादू पास अपने जब साम्राज्य के एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है तो इसको हराया जाता है। कैसे, बात को समझना। 1501 और 2 के बीच में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ सरायपुल। यहां देखने को मिलता है बच्चे आपको 1501 और 2 में आपको यहां देखने को मिलता है बैटल ऑफ सरायपुल। यहां आपको बैटल ऑफ सरायपुल देखने को मिलता है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। दैट वाज नोन एज बैटल ऑफ सरायपुल। सरायपुल आपको देखने को मिलता है, सरायपुल का युद्ध आपको देखने को मिलता है, सरायपुल का युद्ध, सरायपुल युद्ध आपको सरायपुल युद्ध देखने को मिल जाता है। क्या, सरायपुल युद्ध आपको देखने को मिल जाता है। तो सरायपुल युद्ध किस किस का है सर? शहबनी खान एक तरफ है, शहबनी खान एक तरफ है, और शहबनी खान का जो बैटल है वो किसके साथ है? बाबर के साथ शहबनी खान का बैटल है। तो जीतता कौन है सर इसमें? शहबनी खान वॉन द बैटल। कोई मुझे कारण बताएगा ये युद्ध क्यों जीत गया? इसने तुलगामा नीति का यूज किया था, इसने तुलगामा नीति का यूज किया था, इसने तुलगामा टैक्टिस का यूज किया था, टैक्टिस का यूज किया था, तुलगामा टैक्टिस। तुलगामा टैक्टिस में क्या होता है? तोप विशेष प्रकार से सस्ती हैं, तोपों की सजावट, तोप की सजावट अच्छी होती है, सजावट प्लेसिंग अच्छी होती है, प्लेसिंग अच्छी होती है। जैसे ये कोई दुश्मन है तो दुश्मन को 3 तरफ से तोप से घेर दिया जाता है, तोप से घेरते हैं, तोप से। ये तोप हो गई, एक तोप इधर साइड हो जाती है और एक तोप इधर साइड हो जाती है। ये इस तरीके से घेरता है, इसको बोलते हैं उस्मानी कला, इसको उस्मानी कला बोलते हैं, उस्मानी कला। और उस्मानी कला के अंदर ये निपुण था। उस्मानी कला में कौन निपुण था? तो उस्मानी आर्ट के अंदर जो निपुण था वो था शहबनी खान, इसलिए शहबनी खान जीत गया। कुछ लोग इसको शंशबनी खान भी कहते हैं। बाबर को फिर हारना पड़ा, बाबर लॉस्ट, बाबर युद्ध हारा, युद्ध हारा, और युद्ध हार के कहां चला गया सर जी? बाबर युद्ध हारा, लॉस्ट द बैटल, और युद्ध हार के कहां जाता है सीधा? सर ये काबुल और कंधार में चला जाता है, काबुल कंधार में गया। काबुल कंधार में ही क्यों गया? क्योंकि वहां पे कोई बड़ा रूलर नहीं था। तो 1501 से लेकर 1507 में ये वहीं पर एज ए रूलर रहा। ठीक है, ठीक है। इसने सत्ता हासिल कर ली, इसने सत्ता हासिल कर ली, इसने यानी बाबर ने, इसने अर्थात बाबर ने सत्ता हासिल कर ली, सत्ता हासिल की, हासिल की। और फिर इसने क्या काम किया? यहां पे सत्ता हासिल कर दी, इसका मतलब होता है गेन द डोमिनेंस। इतने समय में इसने क्या काम कर लिया बच्चे? गेन द डोमिनेंस, गेन द डोमिनेंस। इसने यहां पर डोमिनेंस हासिल कर लिया है। और जिस लेवल का डोमिनेंस इसने यहां पर हासिल किया, इसके बाद क्या होता है बच्चे? जैसे ये डोमिनेंस इतना हासिल कर पाता है, 1507 के अंदर ये एक उपाधि लेता है। 1507 में इसने एक उपाधि ली थी, उपाधि ली। उपाधि कौन सी उपाधि ली थी इसने 1507 में? तो बड़ी जोर की उपाधि ली थी। मगर भाई कौन सी? तो इसने यहां पर कलंदर की उपाधि ले ली, और पहले लेता है पादशाह की, पादशाह की उपाधि ली, पादशाह, पादशाह की उपाधि इसने धारण कर ली। अब पादशाह की उपाधि इसने धारण कर ली, लेकिन 1510 के दशक में पड़ा अकाल, 1510 के दशक में, डिकेड में, दशक में वहां अकाल पड़ा, वहां अकाल पड़ा, वहां अकाल पड़ा। तो ये भारत में लूट करने के लिए आता है, 1519 में लूट करने के लिए आता है। तो भारत में 1519 में, ठीक है, बाजौर किले पर अटैक करा, बाजौर, भेड़ाघाट, बाजौर पर अटैक करता है, भैरागढ़ किले पर अटैक करता है, भैरागढ़ किले पर अटैक करा, भैरागढ़ किले पर आक्रमण करा, किले पर आक्रमण करा, भैरागढ़ किले पर इसने करा आक्रमण। हाँ, भैरागढ़ यानी बाजौर पर इसने अटैक कर दिया, बाजौर फोर्ट पर इसने अटैक कर दिया, बाजौर फोर्ट पर, भैरागढ़ फोर्ट, बाजौर फोर्ट पर इसने आक्रमण कर दिया। क्लियर है? बाजौर फोर्ट पर इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया बाजौर फोर्ट पर। क्लियर है भाई पॉइंट? हाँ सर जी। भारत में 1519 में बाजौर यानी भैरागढ़ किले पर इसने आक्रमण कर दिया। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। अब जिस हिसाब से भैरागढ़ पर इसने अटैक करा, ये किसके अधीन आता था? ये आता था दौलत खान लोधी के अधीन, दौलत खान लोधी के अधीन था पंजाब। दौलत खान लोधी, जो दौलत खान लोधी था, दौलत खान लोधी जो था, यह पंजाब का रूलर था उस समय, यह पंजाब रूलर था, और यह चाहता था दिल्ली पर कब्जा करना। अच्छा, इसने यहां बाबर ने कंटिन्यूसली 3 अटैक और करे, बाबर ने 3 अटैक और करे, बाबर ने तीनों अटैक और करे, बाबर
ने 3 आक्रमण और करे, 3 आक्रमण और करे, आक्रमण और करे, और करे, और इसकी जो टैक्टिस थी उससे दौलत खान लोधी एकदम, अरे क्या चीज है भाई, बवाल काट दिया। ठीक है, तो इसने ये इंप्रेस हो गया, दौलत खान लोधी बाबर की युद्ध नीति से इंप्रेस हो गया, तो उसने उसे भारत पर आक्रमण के लिए बुला लिया। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, दौलत खान लोधी जो था बाबर की युद्ध नीति से प्रभावित हुआ, बाबर की युद्ध नीति से प्रभावित था, युद्ध नीति से प्रभावित था, प्रभावित था, और इसने क्या काम करा, युद्ध नीति से बहुत इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लुएंस होने की वजह से मैटर पूरा एकदम हाथ से निकल गया, ये बाबर को भारत पर अटैक के लिए बुला लेता है, बाबर भारत पर अटैक करने के लिए आ जाएगा। नोट करिए, क्लियर है, आगे बढ़े। बाबर की युद्ध नीति तुलुगामा नीति थी, अरे यहीं से तो सीखी थी इसने, नोट करा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसकी मतलब 12वीं पीढ़ी से नहीं बाबू, 12 पीढ़ी का गैप है, 13वीं पीढ़ी से है, 12 पीढ़ी का गैप है, 13वीं पीढ़ी से है वो। नोट हो गया, परफेक्ट। तो बाबर की युद्ध नीति से वो प्रभावित था, और यहां पर समझना, न्योते पर ही, दौलत खान के न्योते पर, दौलत खान लोधी के न्योते पर, दौलत खान के न्योते पर, दौलत खान के न्योते पर मैटर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ठीक है, इनवाइट ऑफ दौलत खान, इनवाइट ऑफ दौलत, इनवाइट ऑफ दौलत खान, इनवाइट ऑफ दौलत खान, यानी दौलत खान के न्योते पर होता यह है कि 1526 में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ पानीपत, देखने को मिलता है बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का बैटल आपको देखने को मिलता है, पानीपत की लड़ाई या पानीपत युद्ध आपको देखने को मिलता है, पानीपत की लड़ाई, पानीपत युद्ध आपको देखने को मिलता है। तो सर जी, जो पानीपत का युद्ध आपको देखने को मिला है, पानीपत का युद्ध आपको देखने को मिला है 1526 में, इसमें आप समझना, एक तरफ बाबर है और एक तरफ इब्राहिम है, इब्राहिम है, इब्राहिम हार जाता है, इब्राहिम लॉस्ट द बैटल, बाबर वॉन द बैटल। और यही नहीं, अभी और सुनिए, युद्ध जीतने के बाद बाबर ने पानीपत में, मुगल सल्तनत की पहली, पानीपत में मुगल सल्तनत की पहली काबुली मस्जिद बनवाई, मुगल सल्तनत की पहली, मुगल सल्तनत की पहली मस्जिद बनवाई, पहली मस्जिद बनवाई जिसका नाम है काबुली मस्जिद, पहली मस्जिद बनवाई। क्या बोलते हैं इसको, काबुली मस्जिद इसको बोलते हैं, काबुली मस्जिद इसको बोलते हैं। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं काबुली मस्जिद, काबुली मॉस्क इसको बोला जाता है। कमाल की बात यह है कि जिस तरीके से पानीपत में पहली मस्जिद बनी है, इसी के बाद मुगल वंश शुरू, यहीं से मुगल वंश शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है मुगल वंश शुरू, यानी स्टैब्लिश्ड हो जाता है। और स्टैब्लिश जिस लेवल पर हुआ है उसको हम बोलते हैं 1526, 1526 से ही यह स्टार्ट होता है, 1526 से ही अब यह स्टार्ट होता है। नोट हो गया है तो फटाफट बताइए। एक बच्चा कह रहे सर भारत शब्द का उल्लेख किस में है, भारत शब्द का उल्लेख किसी भी हमारे वेद या ग्रंथ में नहीं है। भारत शब्द का जो उल्लेख है वो केवल और केवल हाथी गुम्फा अभिलेख में है, जिसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया है। और त्रुत्सु भरत का तो उल्लेख है, भरत का उल्लेख है 7वें मंडल में है, भरत का उल्लेख ऋग्वेद 7वां मंडल। आगे हम बात करते हैं, अब मुगल वंश की शुरुआत हम यहां पे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझिएगा, बाबर के प्रमुख युद्ध हम आपको बता चुके हैं कि बाबर के अपने जीवन में कितने बैटल्स देखने को मिलते हैं। बाबर के मुगल काल में बाबर है, बाबर का टेन्योर आपको दिखाई दे रहा है, इसके इंपोर्टेंट बैटल्स आप देख लीजिए, इंपोर्टेंट बैटल्स आप देख लीजिए, कौन कौन से इंपोर्टेंट बैटल्स हैं। पहला बैटल भाई जी आपको देखने को मिलता पानीपत का बैटल, यो मैं आपको बता चुका हूं, पानीपत बैटल मैंने आपको बता दिया, यस सर। दूसरा बैटल इसके द्वारा होता है बैटल ऑफ खानवा, ये 1527 में होता है। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के हैं, इनसे इनका बैटल होता है, राणा सांगा से, ठीक है, मेवाड़ के राजा हैं मेवाड़ के, तो इनके साथ इनका बैटल होता है, ठीक है। और यहीं पर ये गाजी की उपाधि भी धारण करता है, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी, तो यहीं बाबर द्वारा गाजी की उपाधि, बाबर द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई है, ठीक है, याद रखना।
तो उदारता के लिए इसने कलंदर, उदारता का मतलब होता है लेनियंसी, लेनियंट, इसके लेनियंट होने की वजह से इसको कलंदर की उपाधि मिली। खानवा के बाद गाजी की उपाधि 1527 में मिली, और यहीं इसने जिहाद का नारा भी दिया था। इसी खानवा युद्ध के बाद इसने क्या दिया, जिहाद का नारा इसने दिया था। तो यहीं पर इसने क्या किया था, यहीं जिहाद का नारा भी दिया, यहीं जिहाद का नारा दिया, यहीं जिहाद का नारा भी दिया। तो यही होता है स्लोगन ऑफ जिहाद, जिहाद का नारा भी इसने यहीं पर दिया था। प्लस इसी युद्ध के बाद आपको देखने को मिलता है, इसी युद्ध के बाद आपको देखने को मिलता है कि इसका एक मंत्री हुआ करता था। मंत्री किसका, बाबर का एक मंत्री था, बाबर का मंत्री था, बाबर मंत्री, जिसका नाम था मीर बाकी। कौन सा बाकी, मीर बाकी। तो मीर बाकी ने ही क्या किया था, मीर बाकी ने ही अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया। मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया, अयोध्या में राम मंदिर डिमोलिश किया और बाबरी मस्जिद बनाई। राम मंदिर को डिमोलिश करने का मतलब होता तोड़ना, तोड़ा। और यही मीर बाकी ने ही 1527 में बाबरी मस्जिद बनवाई थी, बाबरी मॉस्क बनवाई थी, मस्जिद बनवाई थी। फिर अगला बैटल होता है इसका चंदेरी का बैटल। ये मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय कहां का था सर, मालवा का रूलर था मेदिनी राय, मालवा का रूलर। फिर घाघरा का बैटल हुआ, इसमें अफगानों को हराया। महमूद लोधी देखने को मिलता, महमूद लोधी इब्राहिम का भाई है, महमूद लोधी है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये बंगाल बिहार क्षेत्र में पड़ता था, तो इसमें यहां हराया है महमूद लोधी को। इब्राहिम का भाई है ये महमूद लोधी, इब्राहिम का भाई था। अभी इब्राहिम को हराया ना पानीपत बैटल में, उसका भाई है, ठीक है। महमूद लोधी को यहां हराया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मारा नहीं है, केवल हराया है, क्योंकि बाबर का कहना था कि मैं मुस्लिमों का खून नहीं बहा सकता, ठीक है, मुस्लिमों का खून नहीं बहा सकता नहीं। राम मंदिर को जयचंद्र के दादा ने बनवाया था, ठीक है डुगू। ओके, नेक्स्ट है रचनाएं क्या है, बाबरनामा तुर्की में की गई है, अबुल रहीम खाने खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया है, मुंबईया पद शैली के अंदर, मुंबईयान पद शैली के अंदर किया गया है। अच्छा, बात को समझना, जो बाबरनामा है ये फारसी में है, बाबरनामा फारसी में है, फारसी में है। तो अबुल रहीम खाने खाना ने इसको फारसी में लिखा है। तो बाबर ने खुद लिखी थी तुजुक ए बाबरी, बाबर ने खुद लिखी थी, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी है, तुजुक ए बाबरी वो है आपकी किसमें, तुर्की में, ठीक है। तुजुक ए बाबरी है जो आपको तुर्की भाषा में देखने को मिल जाती है। आप समझ पाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे इसका भी। राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई, स्टूडेंट क्या हाल है थारा गच काम सर, उसने दोनों ही लिखी हैं। नहीं सर, अबुल रहीम जो थे वो फारसी में लिखते हैं, और ये अबुल रहीम के लिए फोटो का इंडिकेशन मैंने दे दिया है, ठीक है, तो याद रखना। मुंबईयन पद शैली इंपोर्टेंट है। तुर्की लैंग्वेज है, हाँ, तुर्की भाषा। मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप यू हैड नोट दिस, ठीक है। आगे बढ़िए लीजिए, आगे हमें पता लगता है बाबर की मृत्यु कब हुई। तब 26 दिसंबर 1530 में बाबर की डेथ आपको देखने को मिलती है। डेथ परम सत्य है, इसको प्राप्ति हो गई। आगरा, शव पहले आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल और कंधार में दफन किया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो बड़े प्यार से मैं बताता हूं, बाबर की टॉम्ब कहां है। टॉम्ब ऑफ बाबर के बारे में पूछा जाता है कि टॉम्ब ऑफ बाबर आपको कहां देखने को मिलती है। तो इनिशियल आप कहां लिखेंगे, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक तौर पर, तो लिखेंगे आप आराम बाग में, आराम बाग में लिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लेटर ऑन कहां थी, लेटर ऑन कहां थी, तो दैट वाज एट काबुल। ये वो काबुल में आपको देखने को मिलती है। काबुल कहां पर है, अफगान में है। काबुल कहां पे है, अफगान में है, राइट, परफेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अनुयायी के बारे में समझना, डिवोटी आप समझना, डिवोटी इसके नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार,
ठीक है, इसको लिखा नक्शबंदी, नक्शबंदी। ठीक है, उबैदुल्ला अहरार, उबैदुल्ला अहरार, ये क्या मतलब हुआ? अहरार, प्लीज इसको लिखना। ठीक है, ये क्या है? इसके समय में जो सूफी मूवमेंट को इनिशिएट कर रहा था पर्सन, उस पर्सन का नाम ये था। तो ये जो पर्सन है नक्शबंदी सूफी उबैदुल्ला अहरार, ये सूफी आंदोलन को बाबर के समय में चला रहा था। तो ये सूफी था जो बाबर के समय में चला रहा था। सूफी कौन होते हैं? वो होते हैं जो अल्लाह की इबादत करना, मतलब अल्लाह से प्यार करना, मतलब अल्लाह की इबादत करना मानते हैं। तो ये ऐसे होता है। तो इसका सक्सेसर कौन हुआ? बाबर का सक्सेसर कौन हुआ? बाबर का खुद का बेटा हुमायूं। बाबर का खुद का बेटा हुमायूं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझ में आई बात? ओके, राम राम भाई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। समझ गए? बाबर के कुल पुत्र कितने थे? बाबर के 4 पुत्र थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। बाबर के पुत्र कितने थे? बाबर के पुत्र कितने? बाबर के पुत्र हैं 4। बाबर के पुत्र यानी सन्स की अगर मैं बात करूं, बाबर के पुत्र 4 आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन है सर? सबसे पहले तो हुमायूं है, हुमायूं आपको देखने को मिलता है। दूसरा है कामरान, कामरान हो गया। हिंदाल हो गया और अक्सरी हो जाएगा। हिंदाल हो गया और हो जाएगा अक्सरी, अक्सरी। तो ये इसके 4 बेटे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अक्सरी। तो इसमें सारा का सारा जो संपत्ति है, वो ज्यादातर संपत्ति हुमायूं के हाथ में आई। ज्यादातर संपत्ति किसके हाथ में आई? हुमायूं के हाथ में आई ज्यादातर संपत्ति। ठीक है, चलिए लाइकों को 400 के पार पहुंचा देते हैं, क्या कहते हो? तुरंत अवी अवी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं देन। ओके, चलिए लीजिए। अब मैंने बताया हुमायूं अब गद्दी पर बैठेगा, अगला रूलर बनेगा। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेके 1540, फिर 1555 से 1556। राइट है, परफेक्ट। तो इसका जन्म कब हुआ? 1508 में तो जन्म हुआ था। सिंहासन पर कब बैठा? 1530 में, जब आगरा में रहता था। आगरा में सिंहासन का मतलब होता है कोरोनेशन। कोरोनेशन इसका कब हुआ वो देख लीजिए, 1530 में। इसका जो प्रशासन था वो बंदखशा का सूबेदार भाइयों के राज्य में बांट दिया। बदखनशा का सूबेदार था ये। ठीक है, शासक बनने से पहले, शासक से पहले, शासक से पहले ये क्या था? एक स्थान आपको देखने को मिलता है बदखनशा। बदखनशा का सूबेदार था, बदखनशा का सूबेदार था ये, बदखनशा सूबेदार था। बदखनशा का क्या था? सूबेदार था, गवर्नर था बदखनशा का, गवर्नर। ठीक है, याद रखना। भाइयों में राज्य का बंटवारा किया, जैसे कामरान को काबुल दिया, अस्करी को संभल दिया, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया, और सुलेमान मिर्जा इसका भाई था, उसको बदखनशा दिया, जहां पर ये खुद रहता था। सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा इसका इलेजिटिमेट ब्रदर है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सुलेमान मिर्जा इनका सगा भाई नहीं था। सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा, इसी वजह से इसको लिखवाया नहीं जाता। सुलेमान मिर्जा इनका सगा भाई नहीं था, इस वजह से हम इसको नहीं लिखवाते। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। कोई समस्या? मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। ये बदखनशा की सूबेदारी इसने किसको दे दी थी? सुलेमान मिर्जा को दे दी थी। सगा भाई नहीं था, ठीक है, कहते हैं बट कि इलेजिटिमेट ब्रदर था उसका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, आगे बढ़े जी। ओके, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, इसके बाद हुमायूं के प्रमुख बैटल्स हम देख लेते हैं। हुमायूं के प्रमुख बैटल्स आपके किस तरीके से बीते हैं, इसको बताने से पहले मैं कुछ थियोरटिकली बता देता हूं, फिर हम इसके थ्रू देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसके जीवन का जीवन चक्र देख लेते हैं। हुमायूं का जीवन काल, हुमायूं का जीवन की टाइमलाइन, हुमायूं के जीवन की महत्वपूर्ण वर्ष, हुमायूं के जीवन की महत्वपूर्ण वर्ष। देखो, ये बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको बनवा के लेकर आते हैं, मतलब स्लाइड से के थ्रू लेकर आते हैं। हुमायूंस लाइफ, हुमायूंस लाइफ, मैं आज आपको इसके सामने बना के दिखाता हूं ये टेबल बनती कैसे है। ये लीजिए, आज आप देखेंगे द प्राइम जीत राणा। वेल, तुमने प्राइम जीत राणा नहीं देखा अभी, तुम में से किसी ने भी नहीं देखा अभी तो भाई, क्योंकि मैं प्राइम लेवल पे तो प्राइम ही हूं।
ठीक है, आपको दिखाऊंगा किसी दिन प्राइम जीत राणा, अभी फिलहाल में आप ऐसे ही देख लीजिए। देखो 1530 में, ये 1508 में इसका जन्म हुआ, 1508 में इसका बर्थ हुआ, जीवन शुरू हुआ, जन्म हुआ इसका। ये टेबल बहुत रहेगी। 1530 में ये शासक बना, 1530 में क्या बना, ये रूलर बना, रूलर बना, क्लियर है। 1531 के अंदर ये पहले कालिंजर अटैक पर जाता है, कालिंजर अभियान पर गया, कालिंजर अभियान पर गया था, अभियान पर गया, अभियान पर गया। ये आंशिक तौर पर सफल रहा, ये आंशिक सफल रहा है, आंशिक सफल, पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, आंशिक सफल, इसका मतलब पार्शियली सक्सेसफुल रहा था, पार्शियली, पार्शियली सफल रहा था, पार्शियली सफल। फिर 1531 के अंदर ही आपको पता लगता है ये देवरा की लड़ाई लड़ता है, बैटल ऑफ देवरा, बैटल ऑफ देवरा लड़ता है, बैटल ऑफ देवरा, देवरा का युद्ध आप देखेंगे, देवरा का युद्ध। अब बैटल ऑफ देवरा में ये युद्ध किस किस से करेगा वो समझना। अब वो देवरा युद्ध किस किस के मध्य होगा सर? देवरा का जो युद्ध होगा वो हुमायूं वर्सेस हुमायूं है। हुमायूं के सामने कौन है? तो महमूद लोधी है, महमूद है, महमूद लोधी, महमूद लोधी इसमें मारा जाएगा, किल्ड। जीतेगा कौन फिर? हुमायूं वॉन द बैटल। फिर ये करेगा चुनारगढ़ किले की घेराबंदी, चुनारगढ़ की घेराबंदी, चुनारगढ़ घेराबंदी, चुनारगढ़ की घेराबंदी, चुनारगढ़ की घेराबंदी, घेराबंदी, चुनारगढ़ फोर्ट के सीज, सीज ऑफ चुनारगढ़, सीज ऑफ चुनार, सीज ऑफ चुनार करेगा पहला वाला यहां पर। किसकी वजह से? शेर खान के कारण। रीजन क्या? शेर खान। ये सफल रहेगा इसमें, शेर खान घुटने टेक देगा, शेर खान, शेर खान ही आगे चल के शेरशाह सूरी बन जाएगा, ठीक है। सफल रहेगा, सफल कौन रहेगा? हुमायूं। सफल रहेगा कौन? हुमायूं, क्योंकि यहां पर शेर खान घुटने टेक देगा। हुमायूं, हुमायूं आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। फिर इसके जीवन का अगला समय शुरू होता है, ये 1532 में हुई है वैसे। अगला है 1534 और 35 के मध्य, 1534 और 35 के मध्य है, गुजरात अभियान है इसका। अब यहीं पर समझना 1534 और 35 कैसे है। 1534 में यहां पर रानी कर्णावती के द्वारा राखी भेजी गई। रानी कर्णावती मेवाड़ रूलर है, कर्णावती मेवाड़ शासिका है, कर्णावती मेवाड़ की शासिका है, मेवाड़ शासिका, मेवाड़ की रूलर है। ये राखी भेजते हैं, राखी टू हुमायूं, राखी भेजती हैं हुमायूं को, राखी हुमायूं को राखी भेजती हैं, ठीक है, राखी भेजती हैं, पर नहीं आ पाता। तो 1535 में गुजरात अभियान करता है, गुजरात अभियान करता है, गुजरात अभियान बाई हुमायूं, और सफल रहता है हुमायूं। और यहां पर भी ये क्या रहता है? सफल रहता है, सफल, सफल रहता है। इसका जीवन यहां तक सही चलेगा, ठीक है। हुमायूं यहां सफल रहता है। गुजरात के रूलर का नाम क्या था? बहादुर शाह। गुजरात के अंदर जो शासक था उसका नाम था बहादुर शाह, वो भाग गया था, शासक बहादुर शाह, वो ये युद्ध छोड़कर भाग जाता है और 1537 में पुर्तगाली उसको मार देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसका युद्ध होता है 1538 में। ये चुनारगढ़ की दूसरी घेराबंदी असफल रही, चुनारगढ़ द्वितीय घेराबंदी असफल रहती है, असफल, क्योंकि इसमें शेर खान मिल नहीं पाता, असफल रही, असफल रही, क्लियर। इसके बाद ये करता है क्या? 1539 में इसके द्वारा लड़ा जाता है एक बैटल, 1539 में एक बैटल लड़ता है ये। इस बैटल को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा लड़ता है ये, चौसा युद्ध लड़ता है, चौसा युद्ध, चौसा बैटल लड़ता है, चौसा बैटल किस किस के बीच में है? शेर खान वर्सेस हुमायूं। शेर खान जीत जाता है इसमें, शेर खान वर्सेस हुमायूं, शेर खान वर्सेस हुमायूं। जीतेगा कौन? शेर खान वॉन द बैटल, क्योंकि शेर खान इसकी फिराक लगाए बैठा था, वॉन द बैटल, ठीक है। यहां हुमायूं के प्राणों की रक्षा कौन करेगा? निजाम बिश्ती, ठीक है। इसकी प्राणों की रक्षा कौन करेगा? हुमायूं को किसने बचाया? क्योंकि ये तो यहां पर करनास नदी में गिर गया, करनास रिवर में गिर गया, करनास नदी में गिर गया, नदी में गिरा, करनास नदी में गिरा। निजाम बिश्ती ने बचाया, निजाम बिश्ती ने बचाया, निजाम बिश्ती ने बचाया, निजाम बिश्ती ने इसको सेव किया, सेव्ड लाइफ। तो निजाम बिश्ती को क्या बनाया गया? एक दिन का, निजाम बिश्ती को क्या बनाया गया? एक दिन का सुल्तान, वन डे सुल्तान इसको बनाया गया, एक डे का सुल्तान इसको बनाया गया,
और उसी समय ये चलाता है लेदर कॉइन्स। निजाम बिस्ती ने चलाए हैं लेदर कॉइन्स। जीवन चक्र यहां नहीं रुकेगा। 1540 में लड़ता है बैटल ऑफ बिलग्राम और ये हार जाएगा। अब यहां बिलग्राम युद्ध लड़ेगा। बिलग्राम बैटल, बिलग्राम, जब ये बिलग्राम बैटल लड़ता है ये हार जाता है। बिलग्राम में कौन कौन है? शेर खान एक तरफ है, अब ये शेर शाह हो चुका है। शेर शाह वर्सेस हुमायूं है। हुमायूं हार जाता है और हुमायूं को जाना पड़ेगा अब कहां? हुमायूं को कहां जाना पड़ेगा? हुमायूं बैटल हार जाएगा और हुमायूं को जाना पड़ेगा फारस वॉन। और यहां सूरी डायनेस्टी चलेगी, यहां चलेगा सूरी वंश। सूरी वंश चलेगा। अभी मौका दूंगा नोट करने का, टेंशन मतलब स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा। सूरी वंश कब से कब तक चलेगा सर? 1540 से 55 तक। और ये तब तक भाई अपना अलग मजे लेगा। कौन? हुमायूं। हुमायूं की टाइमलाइन अब यहां अलग क्रिएट करता हूं। हुमायूं की टाइमलाइन यहां पर ये 1541 में कहां पहुंच जाएगा? 1541 में फारस, और इसका विवाह हो जाएगा किससे? प्लस विवाह हामिदा बानो से। हामिदा से विवाह हो जाएगा, हामिदा बानो से। हामिदा बानो से विवाह हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, प्लस 1542 में अकबर पैदा होगा। अकबर का बर्थ, अकबर पैदा होगा। ठीक है, कहां पैदा होगा सर? ये सर वीरसाल के यहां पर होगा, राजा वीरसाल के यहां पर, वीरसाल राजा के यहां उमरकोट में, कि यहां पर पैदा होगा। उमरकोट सिंध में। कहां सर? उमरकोट में पैदा होगा। अमरकोट सिंध, अमरकोट सिंध में पैदा होगा। इसके बाद ये दोबारा से बैटल लड़ेगा 1555 में, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा कौन जीतेगा इसके अंदर? सर कौन कौन है वैसे? लतार खान, लतार और नसीब हैं। लतार प्लस नसीब ये बैटल लड़ते हैं किससे? लतार खान और नसीब खान। किससे? हुमायूं से। हुमायूं इस बैटल को जीतता है। ठीक है, हुमायूं इस बैटल को जीतता है। फिर ये लड़ता है सरहिंद युद्ध, लड़ता है ये सरहिंद युद्ध। 1555 में सरहिंद युद्ध लड़ेगा, सरहिंद का युद्ध लड़ेगा, सरहिंद युद्ध। और फिर यहां हुमायूं जीतता है किससे? सिकंदर सूरी से। किसके बीच में है? सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी वर्सेस हुमायूं, वर्सेस हुमायूं। हुमायूं इसको जीत जाएगा। फिर से इसका दोबारा से अपना शासन शुरू हो जाएगा। और इसके बाद यहां समझना 1555 में दोबारा पुनः शासक बना। 1555 में री रूल स्टार्ट करता है, पुनः शासक बना। और 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। शेर मंडल लाइब्रेरी, दीन पनाह शहर, शेर ए मंडल लाइब्रेरी में डेथ होती है। कहां डेथ होती है? वो भी दीन पनाह शहर में, दीन पनाह शहर में, दीन पनाह शहर में इसकी डेथ होती है। डेथ, इसका खेल खत्म। इसकी कब्र कहां पर बनाई गई? इसकी कब्र सर जी बनाई जाती है दिल्ली में, क्योंकि दीन पनाह शहर दिल्ली में है। फटाफट बताइए सर। जिससे इसका विवाह हुआ हामिदा बानो, वो इसकी गुरुजी की लड़की थी। हां, इसकी गुरुजी की लड़की थी मीर अकबर की, मीर अकबर की। ठीक है, बात आई समझ में? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या आपको समझ में आया? हुमायूं हमेशा कहा करता था कि मेरे जीवन का मसला तुम नहीं हो। हामिदा बानो से कहता था कि मेरे जीवन का मसला तुम नहीं हो, मसला यह है कि जीवन में तुम नहीं हो, इसलिए मारा गया। रिटन एंड कंपोज्ड बाय जीत राणा। नोट हो गया है तो फटाफट बताइए सर। ये नोट अगर हम लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आपको नोट मिल जाएंगे, आपको मेरे हैंड रिटन नोट टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ये रिवीजन है। फटाफट बताइए, नोट हुआ? क्या आपने नोट किया? नोट कर लिया? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से ये इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। जो भी बच्चा इसको देख रहा है ये एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा। तो बच्चे ये हो गया आपका पूरा रिवीजन। ठीक है, इससे बाहर हुमायूं से कभी कुछ नहीं पूछा जा सकता। हुमायूं की धज्जियां उड़ा दी हैं यहां पर। आगे हम बढ़ते हैं, बात क्या है। तो हुमायूं के बारे में पूरा समझ लेंगे। देवरा के बैटल में वह जीत जाता है। ठीक है, दोबारा से जैसे मैंने बताया ना, रिवीजन आपने कर लिया है। अब यहां नोट्स कैसे हैं। हुमायूं है, देवरा बैटल जीत गया। चौसा युद्ध शेर खान से हार गया। बिलग्राम युद्ध शेर खान से फिर हार गया। दिल्ली और आगरा इसने गवा दिया।
सरहिंद का युद्ध दोबारा से सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली पुनः प्राप्त कर लिया। राइट, चलिए 1540 से 55 में सिंध में घुमक्कड़ जीवन जिया। 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। तो इंपॉर्टेंट है ये बात। स्थापना इसके द्वारा एक ही की गई है 1533 में दीन पनाह नगर की, जो दिल्ली में है। 1531 में बनाना शुरू किया था, 33 में बनके पूरा हुआ था। थैंक यू बीस्ट। क्लास में बीस्ट नाम का एक बच्चा है, वो कह रहा है कि कल इनका पेपर था और इनके एग्जाम में मेरी करंट अफेयर से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आया। आता ही नहीं है मेरी करंट अफेयर से बाहर, ना आया है ना आएगा। वर्तमान में मेरे मुख से निकली बात एक एक सत्य है। अगर आप नोट कर पाए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक किस तरीके से है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, ये नोट हो गया। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए फिर। चलो, मृत्यु के बारे में बता चुका हूं। 1 जनवरी 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ हुई। ठीक है, फॉल फ्रॉम दीन पनाह, ठीक है, याद रखना, दीन पनाह लाइब्रेरी। तो इसकी टॉम्ब आपको कहां देखने को मिलती है? तो इसकी टॉम्ब आपको देखने को मिलती है दिल्ली के अंदर ही, इसकी टॉम्ब देखने को मिलती है। 4 बाग शैली में इसकी टॉम्ब है। 4 बाग शैली में इसकी टॉम्ब है। 4 बाग शैली में इसकी टॉम्ब है। 4 बाग शैली, ठीक है, में टॉम्ब है। इसकी जो आत्म वो है, इसकी जो जीवनी है, जीवनी यानी बायोग्राफी, इसके जीवन की रचना जो है वो हुमायूं नामा है। कौन सी है वो? हुमायूं नामा है। हुमायूं नामा है। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। और अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात बताऊं कि भाई ज्योतिष में विश्वास रखता था, 7 रंगों के कपड़े सप्ताह के हिसाब से पहनता था, अंगूठियां पहनता था, यानी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखता था। एस्ट्रोटॉक ऐप जो है बहुत ज्यादा चलाता था ये, समझना। तो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता था। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास, आप लोग करते हैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास? बताइए, क्या आप लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं? सर, इसकी टॉम्ब हाजी बेगम ने बनवाई थी। टॉम्ब बाई हाजी बेगम ने बनवाई थी। हामिदा बानो बेगम को हाजी बेगम के तौर पर भी जाना गया है कई सारी किताबों में। आप करते हैं? भैया लर्नर मूल विधि जो मेरी प्लेलिस्ट है वो पर्याप्त है। हाँ करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं भी करता हूं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं, किस तरीके से इसका पूरा जीवन चक्र रहा है। देखो, सूरी डायनेस्टी को मैं शॉर्ट में यहां बता दूंगा, अगर आप रेडी हैं, आप कहते हैं तो सूरी डायनेस्टी को मैं यहां बता देता हूं। सूरी डायनेस्टी, सूरी वंश के बारे में पूरा यहां बता दूंगा। हाँ, शेरशाह सूरी के बारे में काफी सारी बातें होंगी जो अगले पेजेस पर आप इसके बारे में जानेंगे। शेरशाह सूरी के बारे में आप जानेंगे, वो थोड़ा सा बता दूंगा, बट यहां सूरी डायनेस्टी को एक बार में क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब जो शेरशाह सूरी है, इसमें शेरशाह है, एक तो शेरशाह है। शेरशाह के बारे में कुछ फैक्ट आते हैं। इसके पिता का नाम क्या था? और ये किसके यहां काम करता था? यहां काम करता था। इसका बचपन का नाम क्या था? इसका फरीद खान इसी का नाम है। इसका नाम फरीद खान है। इसका नाम फरीद खान। क्लियर है? इसका नाम क्या है लल्ला? इसका नाम है फरीद खान। समझे का नहीं बानी, समझे बानी। ठीक है, किसके यहां काम करता था ये? इसके पिता का नाम क्या था बताओ? ये काम करता था बहार खान के यहां। बहार खान कौन था? बहार खान सासाराम का गवर्नर था। और इसी ने शेर खान नाम इसको दिया। ठीक है, शेर खान टाइटल इसी ने दिया था। शेर खान उपाधि इसने ही दी। इसी ने दी। इसकी मृत्यु के बाद इसकी वाइफ से विवाह कर दिया। शेर खान उपाधि भी इसने दी, और अब समझना, शेर खान उपाधि भी इसी ने दी, और इसकी ही पत्नी से विवाह करा। इसकी पत्नी से विवाह करके इसकी मृत्यु के बाद शेर खान ने इसकी पत्नी से विवाह किया। शेर खान ने इसी की पत्नी से विवाह किया, पत्नी से शादी की।
पत्नी से शादी की और सासाराम का गवर्नर बना, शादी की एंड सासाराम गवर्नर बन गया, सासाराम गवर्नर बन गया, सासाराम का गवर्नर बन गया। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। शेर खान ने इसी की पत्नी से शादी की और सासाराम गवर्नर बना। अब आपको पता है कि इसने रूल कैसे लिया। सर रूल लेता है 1540 में बिलग्राम बैटल के बाद, अगले पेज पर ही बताना पड़ेगा। 1540 में यह दिल्ली का शासक बना, दिल्ली शासक बना, दिल्ली का शासक बना, ठीक है। और उसके बाद 1540 से लेकर और 45 तक शेर शाह सूरी का शासन है, सूरी का शासन है। ये बात आप जानते हैं। देखो, अगर आप थियोरी में मुझसे पूरा पढ़ना चाहते हैं, वो बैचेस अवेलेबल हैं। किसी दिन और टाइम होगा तो मैं इसकी 10 घंटे की क्लास भी ले लूंगा। मुझे मेडावल हिस्ट्री खत्म करने में 10 आवर्स लगते हैं, मुगल्स वाला पोर्शन खत्म करने में, ठीक है। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहना, वो हम किसी और दिन देखेंगे। शेरशाह सूरी का शासन है। ये इतना है कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पर्याप्त है। स्वाद लेने के लिए और डीप में जानने के लिए वो आपको फिर मेरी अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। तो 1540-45 में शेरशाह सूरी का शासन है। 1545 में इसकी डेथ हुई, कालिंजर पे डेथ हुई थी, उक्का गिर गया था इस पर, ठीक है। कहां? कालिंजर में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बना था, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूलर जो बना था वो कौन बना था बताइए। इसके दो बेटे थे, एक का नाम था आदिल खान। इसके जो दो बेटे थे, एक का नाम था आदिल खान, एक का नाम था जलाल खान। जलाल खान बना था, जलाल खान बना था, ठीक है। जलाल खान बना था, जलाल खान बना था इसका बेटा। नेक्स्ट रूलर इसका बेटा बना था जलाल खान। जलाल खान कब से कब तक रूलर रहा? 1545 से 53 तक। 53 में इसकी डेथ हुई, जलाल खान की डेथ हुई। जलाल खान की डेथ के बाद जलाल खान का छोटा सा बेटा था, उसको कुछ समय के लिए रूलर बनाए जाने की कोशिश करी थी, बट वो नहीं बन पाया, ठीक है, उसको हटा दिया गया। इसकी मतलब जलाल की इसके पुत्र की हत्या करके, इसके जलाल खान के इसके पुत्र की हत्या करके आदिल खान अगला रूलर बना था। आदिल खान अगला रूलर, इसका भाई है आदिल खान, इसका भाई है, इसका भाई आदिल खान नेक्स्ट रूलर बना। आदिल खान बना रूलर। ये 1553 से 55 तक रहा है, ठीक है। इसका नाम इस्लाम सूरी भी है, जलाल का नाम ही है इस्लाम सूरी, इस्लाम सूरी। तो यहां जो है ना, ये आदिल खान जो है, आदिल खान, इसी के समय में इसका जो मंत्री था वो था हेमू। इसका जो मंत्री था वही था हेमू, ठीक है, याद रखना। इसी का एक भाई था, ठीक है, इसी का कजिन था, आदिल खान का कजिन था अहमद खान, कजिन था अहमद खान, अहमद खान, वही था सिकंदर सूरी, वही था सिकंदर सूरी। तो 1555 में वह कब्जा करता है दिल्ली पर। 1555 में इसने कब्जा करा दिल्ली पर। 1555 में अहमद खान ने दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली पर कब्जा किया, और बैटल ऑफ सरहिंद में हुमायूं से हारा, और इसके बाद ये वंश खत्म। तो बैटल ऑफ सरहिंद में हुमायूं से हारा, सरहिंद में हुमायूं से हारा, हिंद में हुमायूं से हारा, हुमायूं से हारा। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे जो भी डिटेलिंग में यहां पर बताना चाहता था। कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बात आई समझ में? मेरे ख्याल से तो बात आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी, मेरे ख्याल से तो बात आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। क्लियर है भाई जी? हाँ जी सर, पूरी तरीके से क्लियर है। बैटल ऑफ सरहिंद में हुमायूं से हारा था ये, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मुगल वंश लग गया। तो अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के शासन के बारे में, कि शेरशाह सूरी का शासन कैसा था। यह है बच्चे शेरशाह सूरी का शासन। शेरशाह सूरी ने क्या क्या काम किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कृपया करके नोट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसने कबूलियत और पट्टा प्रथा को शुरू किया। 1/3 पैदावार लगान लेता था, सिकंदरी गज को स्टार्ट करता था, और सन की डंडी से इसने
सामान को मापने की, जमीन को मापने की स्टार्टिंग करी थी। कबूलियत सिस्टम होती है, कबूलियत, कबूलियत जब किसी को लीज पर जमीन दी जाती है तब। पट्टा सिस्टम भी स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, याद रखना। ये सन की लकड़ी का यूज करता था। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया, 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया। ये करेंसी है इसके समय की, दाम एंड रुपया ये इसके समय की करेंसी है। रुपया चांदी का था और दाम तांबे का था। बुनियादी ढांचा, ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत, डाक प्रथा शुरू। अच्छा, ये चीज मैं यहां लिख देता हूं, इसके द्वारा सड़क निर्माण किए गए हैं, बहुत सारे सड़क निर्माण। जैसे एक इसने बनाई थी पुरुषपुर पाकिस्तान से, पुरुषपुर पाकिस्तान से लेकर सोनारगांव बांग्लादेश तक, सोनारगांव बांग्लादेश तक बनाई थी, सोनारगांव बांग्लादेश तक बनवाई थी। इसी को क्या कहा जाता था सर? इसी को कहा जाता था शेरशाही सड़क। इसी को शेरशाही सड़क कहते हैं। शेरशाही सड़क इसको कहते हैं, या कई बार इसको शाही सड़क भी कहा जाता है, शाही सड़क। इसको सड़के आजम भी कहते हैं, सड़क आजम भी कहते हैं, सड़के आजम। और आगे चलकर यही क्या बन जाती है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड यही बनी है। इसके अलावा इसने और भी सड़कें बनवाई हैं, जैसे इसने बनवाई है आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर एमपी में है। आगरा से लाहौर, लाहौर से मुल्तान, आगरा से लाहौर, आगरा से चित्तौड़, आगरा से लाहौर, आगरा चित्तौड़, आगरा से चित्तौड़, और चित्तौड़ से मुल्तान। तो ये सड़क इसने बनवाई है। क्लियर है? ये सारी की सारी सड़क इसने बनवाई है। प्लस इसका शहर जो इसने बनाया, पाटलिपुत्र को पटना के रूप से पुनः स्थापित किया। शेरसूर नगर, कन्नौज का नाम इसने शेरसूर नगर कर दिया था। कन्नौज का नाम इसने बदल के क्या कर दिया था? कन्नौज का नाम इसने रख दिया शेरसूर नगर। इसके निर्माण, रोहतासगढ़ का किला बिहार वाला, हो जिया हो बिहार के लाला, किला एक कूना मस्जिद दिल्ली में है। सासाराम में मकबरा बनवाया है। और दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का ओल्ड फोर्ट भी बना है, जिसमें हुमायूं ने भी योगदान दिया है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप, मेरे ख्याल से तो आप याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी। तो बच्चे ये इसके इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा शेर शाह सूरी ही है जो दाग प्रथा लगाता था घोड़ों पर, दाग प्रथा ऑन हॉर्सेस। मैंने अलाउद्दीन के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था दाग प्रथा चलती है। और ये हुलिया प्रथा लगाता था सैनिकों पर, हुलिया प्रथा, ड्रेस कोड लगाता था अपने सैनिकों पर, ऑन सोल्जर्स। अगर समझ पाए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसकी कब्र कहां पर है? ठीक है, वो अगले पेज पे है। इसकी कब्र सासाराम के अंदर ही है, पानी से घिरी हुई है। नोट होते ही बताइए। आगे हम बात करें, लीजिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, जैसे मैंने बताया इसकी मृत्यु कैसे हुई? 45 में कालिंजर किले पर उक्का इसके ऊपर गिर गया था। आगे अस्त्र होता है चलाते समय, उक्का इसके ऊपर गिर गया था। मतलब ये बिल्डिंग पर चला रहा था, जैसे ये लीजिए, ये इसकी तोप हो गई। ठीक है, तोप चला रहा था, सामने ये बिल्डिंग थी, सामने ये बिल्डिंग थी, इस पर ही चला रहा था, ये इस पर ये चला रहा था। इस बिल्डिंग पर तोप का गोला लगा, यहां ये खड़ा था। ठीक है, उक्का वापस आके यहां गिरा और ये हंस गया, यहीं पर इसकी डेथ हो गई। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन थे, एक राइटर थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने किताब लिखी है पद्मावत अखरावट, पद्मावत अखरावट, अखरावट आखिरी सलाम, आखिरी सलाम लिखी है। प्लस इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इस्लाम शाह हुआ, जिसका नाम जलाल भी आपको देखने को मिलता है, जलाल। जलाल के बाद कौन हुआ? आदिल। आदिल के बाद कौन हुआ? आदिल खान हो गया, आदिल खान। आदिल खान के बाद कौन हो गया? अहमद सूरी, अहमद
जो कि सिकंदर कहलाया, और सिकंदर के बाद फिर से कौन स्टार्ट हो गए? मुगल से स्टार्ट हो गए। बच्चे ये मैं बता चुका हूं, क्लियर है या नहीं है? इसका मकबरा कहां पर है, टॉम्ब कहां पर है? सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। कौन सा राम? सासाराम बिहार। यदि आप तैयार हैं तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता। ये डायलॉग किसका? शेरशाह का है। 1543 की बात है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए राजस्थान के एक लोकल रूलर से, पाली डिस्ट्रिक्ट के लोकल रूलर से बैटल लड़ने गया था। उसने इसको लोहे के चने चबवा दिए थे। वो तब की बात है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत खो देता, लिए भारत खो देता, खो देता। ये मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है बैच में, तो आपको याद होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नोट होते ही बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैटल? अरे यार, बैटल ऑफ ग्री मैंने पढ़ा रखा है बच्चों। बैटल ऑफ ग्री की बात है वो। बैटल ऑफ ग्री की बात है। बैटल ऑफ ग्री में मैंने पढ़ा रखा है। राजस्थान में गिरी नाम का एक स्थान है, वहां की बात है ये। आगे हम बात करते हैं अब किसके बारे में, फटाफट से नोट करते हैं। अच्छा, इस समय हम बात करते हैं दोबारा से हुमायूं की बात, क्योंकि हुमायूं दोबारा से 1555 में गद्दी पर बैठा था। उसके बारे में 1 मिनट की बात है। हुमायूं गद्दी पर दोबारा से आ गया था। हुमायूं, तो हुमायूं गद्दी पर जब दोबारा आया 1555 से 56 के बीच में, इसके बारे में समझना। तो इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसकी मृत्यु कैसे हुई थी हुमायूं की? सर जी, हुमायूं की मृत्यु पता कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर। शेरे मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर। शेरे मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर। लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर। सीढ़ी से गिरकर। सीढ़ी से गिरकर इसकी डेथ हुई। शेरे मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर इसकी डेथ हुई थी। और जब डेथ हुई 1556 के अंदर डेथ हुई थी, तो इस समय अकबर कहां था? इस समय अकबर कहां था? कालानौर में था। कालानौर में, कालानौर में था। गुरदासपुर के पास है कालानौर। कालानौर पंजाब में है। तो अकबर का राज्याभिषेक वहीं किया गया था। अकबर का राज्याभिषेक वहीं कर दिया था। राज्याभिषेक वहीं कर दिया था। किसने किया था भाई? बैरम खान। बैरम खान ने कर दिया था। क्योंकि दिल्ली में कोई नहीं था, तो दिल्ली के तख्त पर कब्जा किसने कर लिया इतने टाइम पे? इतने टाइम में हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो 1556 में हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया था। कुछ समय तक रहा था 1556 में। दिल्ली पर हेमू का कब्जा। दिल्ली पर हेमू का कब्जा। हेमू का कब्जा हो गया था। तो यहां पानीपत का दूसरा बैटल लड़ना पड़ा था। तो 1556 में पानीपत 2 बैटल हुआ था। पानीपत 2 बैटल हुआ था। अकबर की तरफ से कौन था? अकबर की तरफ से था बैरम खान, क्योंकि अकबर तो बच्चा था। बैरम खान था, बैरम खान। और बैटल किससे होता है? हेमू से। हेमू हार जाता है। हेमू अपने आप को विक्रमादित्य कहता था। लानत है ऐसा विक्रमादित्य होने पर। बट अकबर वॉन द बैटल, हुमायूं लॉस्ट। हुमायूं, हेमू और हेमचंद। हेमचंद ये बैटल हार जाता है, लॉस्ट। हरियाणा का था वैसे तो, ये मारा गया बट। ठीक है, चलिए नोट हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हिंदू रूलर, इसको मैं नहीं मानता भाई। कुछ किताबों में गलत जानकारी है कि इसको लास्ट हिंदू रूलर मानते हैं। इसके बाद बहुत रूलर आए हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़े। लीजिए, अब आता है मुगल। अकबर की बात करते हैं। अकबर का बर्थ कब हुआ है? आप सभी जानते हैं अकबर का बर्थ कब हुआ है। 1542 के अंदर हुआ था, अमरकोट में। ठीक है, माता का नाम है हमीदा बानो। अमरकोट के राजा का नाम है वीरसाल। राजा वीरसाल वॉज ऑल्सो राजपूत। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में। लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, भाई ने सिस्टम बांध दिया। ठीक है, इसको कालानौर पंजाब में हुआ था राज्याभिषेक। उपाधि जलालुद्दीन है।
मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी उपाधि है। संरक्षक यानी प्रोटेक्टर बैरिम खान है, क्योंकि प्रोटेक्टर की पार्किंग लगेगी 1560 में। बैटल ऑफ तिलवाड़ा में अकबर इसको हरा देगा और कह देगा कि या तो हज पे चले जाओ या फिर बदायूं का गवर्नर बन जाओ। कहेगा हज पे जाऊंगा। अफगानी रास्ते में ही इसको निपटा देंगे। क्या तलविंदर? तलविंदर गाना ही याद आ गया तलविंदर भाई तुम्हारे नाम से तो। पंकज भाई पीपीटी थोड़ा सा तेज करने के लिए यूज कर रहा हूं, पीछे जाके देखो पीपीटी का जरा सा यूज है बस। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट मैंने बताया 1556 में, ये अभी मैं बता के आया हूं, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और इसमें हेमू को हराया गया। हल्दी घाटी के बारे में आगे बात करूंगा, तो यहां लिखने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। हल्दी घाटी के बारे में आगे बात करूंगा तो यहां लिखने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बारे में हम बात करते हैं। रूलर बनने के बाद इसके द्वारा कार्य क्या किए गए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या कार्य इसके द्वारा किए गए हैं। ओके, बिना परेशानी के समझना। चलिए, 1556 से लेकर 60 तक इसका कार्यकाल एक अलग स्तर पर चला है। 1556 से लेकर 60 तक इसकी ट्रेनिंग वगैरह चली है, ट्रेनिंग चली है, प्रशिक्षण चला है। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण चला है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण इसका चला है। ट्रेनिंग अर्थात इसका प्रशिक्षण चला है। और 1560 में क्या करता है भाई जी, ये 1560 में क्या करता है उसको समझिएगा। हाँ चलिए, 1560 में क्या करता है, वापस आता है, अपने परिवार से मिलता है। तो इसकी दाई मां हुआ करती थी 1560 में। अकबर अपनी दाई मां से, अकबर की दाई मां, अकबर की जो दाई मां है, जिनका नाम क्या है अकबर की दाई मां का? सर जी, अकबर की जो दाई मां है इनका नाम क्या है पता है? उनका नाम है क्या? अरे जो क्या नाम था इस लेडी का, अरे बड़ा कॉमन सा, महामंगा। महामंगा, महामंगा जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है, महामंगा से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, याद रखना। तो बैरिम खान के अगेंस्ट युद्ध लड़ देता है, बैरिम के अगेंस्ट युद्ध लड़ता है। बैरिम वर्सेस अकबर एक युद्ध आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं तिलवाड़ा बैटल। ठीक है, बैटल ऑफ तिलवाड़ा बैटल, तिलवाड़ा बैटल, तिलवाड़ा बैटल होता है। अकबर वॉन द बैटल, अकबर युद्ध को जीत जाता है। बैरिम खान को भेज देता है कहां? हज यात्रा। बैरिम हज को गए, वहीं पर मृत्यु। बैरिम हज गए, हज गए और वहीं इनकी, हज गए और वहीं ये हंस गए, यानी डेथ इनकी हो जाती है भाई अफगानी, भाई अफगान, अफगान इनको मार देते हैं। फिर हमें पता लगता है कि 1560 से लेकर 62 तक चलता है कर्टेन रूल, पर्दा शासन चलता है, क्योंकि महामंगा खुद इस समय को संभालती है। कर्टेन रूल चलता है, पर्दा शासन चलता है। इतने समय में अकबर मालवा पर अटैक करता है और मालवा को जीतता है। तो इतने समय में 1560 में अकबर क्या करता है, 1560 और 61 में क्या करता है, मालवा पर अटैक करता है। मालवा, मालवा अटैक करता है। तो मालवा के अंदर कौन है? बाज बहादुर है, बाज बहादुर है वर्सेस अकबर है। अकबर ही जीतेगा, ऑब्वियस है, अकबर वॉन द बैटल। ठीक है, इसके बाद 1562 आता है, 1562 में होती है अमरकोट की संधि। ठीक है, राजा वीर किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, ये भगवान दास के द्वारा की जाती है, भगवान दास के द्वारा की जाती है। और जोधाबाई के पिता का नाम क्या है? भारमल। ठीक है, तो भगवान दास के द्वारा कहा जाता है भारमल राजा से, तो यहां भारमल संधि करता, आमेर की संधि, आमेर की संधि होती है, आमेर की संधि होती है 1562 में। तो भारमल की पुत्री, भारमल पुत्री हरखाबाई की शादी होती है, हरखाबाई, हीर कुंवर जिनका नाम है, हीर कुंवर भी जिनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी शादी हो जाती है किससे?
शादी किससे हो जाती है? अकबर से शादी हो जाती है, अकबर से शादी हो जाती है। बाद में अकबर ही इनको एक टाइटल दे देता है, किसका? अकबर ही इनको एक टाइटल दे देता है बाद में, किसका? जोधाबाई का टाइटल देता है, जोधाबाई का टाइटल दे देता है अकबर ही। नोट करिए, नोट करिए फटाफट। तो मरियम उस जमानी कब मिलता है? मरियम उस जमानी तब मिलता है जब इनका बेटा राजकुमार बनता है, तब मिलता है वो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। अब इसके बाद इसके कुछ नीतियां वगैरह, इसके प्रशासन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अकबर के प्रशासन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अकबर 1562, 63 और 64 में कुछ काम करता है, 1569 में भी कुछ होता है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। 62 में दास प्रथा पर अंत लगाता है, दास प्रथा पर रोक, दास प्रथा पर रोक। फिर सती प्रथा पर रोक लगाता है, 63 में सती प्रथा पर रोक, प्रथा पर रोक लगाता है। तीर्थ यात्रा कर भी खत्म करता है, तीर्थ यात्रा कर रोक, तीर्थ यात्रा कर खत्म करता है, कर खत्म करता है। पिलग्रिम टैक्स बोलते हैं इसको, पिलग्रिम टैक्स, पिलग्रिम टैक्स भी खत्म कर दिया। और 64 में तो ये जजिया भी खत्म कर देता है, जजिया भी खत्म कर देता है, जजिया टैक्स भी अबॉलिश, जजिया भी खत्म कर देता है, जजिया भी खत्म कर देता है। और यहां दास प्रथा पर भी रोक लगाता है। और 1569 में हमें क्या पता लगता है, 1569 में हमें क्या पता लगता है कि यहां पर यह है, इसका एक पुत्र पैदा होता है, पुत्र पैदा होता है सलीम, सलीम पुत्र पैदा होता है इसका, सलीम, सलीम पैदा होता है। और उसी समय क्या करता है ये, 1569 में क्या काम करता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण शुरू करता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण शुरू करता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण शुरू किया, फतेहपुर सीकरी निर्माण प्रारंभ किया, फतेहपुर सीकरी निर्माण प्रारंभ किया। कब तक पूरा होगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण? टिल 1571, क्योंकि 1571 में तो उसको कैपिटल बना लिया है ना अकबर ने अपनी। ये दीन इलाही धर्म भी शुरू करता है 1582 में, सुलह ए कुल भी शुरू करता है, ठीक है, 1580 के अंदर ही स्टार्ट किया गया है। इबादत खाना 1575 में शुरू किया है, 1582 में बंद भी हो गया है, ठीक है, बंद भी हो गया है, याद रखना, ठीक है। मनसबदारी प्रथा, दहसला बंदोबस्त टोडरमल 1580 में स्टार्ट करता है। एक ही बात है, जब्ती प्रणाली, मनसबदारी और दहसला, ये तीनों एक ही हैं। और याद रखना, टोडरमल इसका फाइनेंस मिनिस्टर था, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था, एक नवरत्न भी था। और इन्होंने जब इस जब्ती प्रणाली को चलाया था 1580 में, उसके बाद ही अकबर अकबर बना, ठीक है, याद रखना, उसके बाद ही अकबर अकबर बना, उससे पहले अकबर अकबर नहीं था, जलालुद्दीन था। तो अकबर को अकबर बनाया जाता है दहसला प्रथा के द्वारा, दहसला प्रणाली के द्वारा, ठीक है। चलो, क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया, आगे हम बात करें, आगे हम बात करें। क्लियर? लीजिए, अब समझना, इसका गुजरात अभियान और राजस्थान अभियान देखते हैं। इसका गुजरात अभियान देख लीजिए, गुजरात अभियान देख लीजिए, अभियान, गुजरात एक्सपीडिशन देखते हैं, गुजरात का एक्सपीडिशन। तो गुजरात का एक्सपीडिशन इसका किस प्रकार से है वो समझो। 1572 में है, ठीक है, पहली बार समुद्र देखा, पहली बार समुद्र, पहली बार समुद्र देखा, पुर्तगाली देखे, प्लस पुर्तगाली भी पहली बार ही देखे थे, पुर्तगाली भी पहली बार ही देखे थे, पहली बार समुद्र देखा, पहली बार पुर्तगाली देखे,
समुद्र भी पहली बार, पुर्तगाली पहली बार इसने देखे हैं यहां पर। ठीक है, अगला पॉइंटर यहीं पर समझिएगा, यहीं पर यह पुर्तगालियों से मिला, पुर्तगालियों से मिला, पुर्तगालियों से मिला यहीं पर। और जब ये पुर्तगालियों से मिल लेता है, तंबाकू शुरू किया, तंबाकू की खेती शुरू कराई, तंबाकू खेती शुरू कराई, समुद्री जहाज निर्माण शुरू कराया, जहाज शुरू कराए, निर्माण शुरू कराया। बाद में रोक लगा देगा इस पर, अकबर ने ही इस पर रोक भी लगाई है, अकबर द्वारा ही रोक लगाई गई है, जब बाद में पता लगा कि उसका बेटा, खुद का ही बेटा उसका आदी हो चुका है, तो इसने रोक लगा दी। अच्छा, जब ये इसका गुजरात अभियान सफल हुआ तो 1573 में इसने बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी में। 1573 में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाजा भी लगवाया था, एट फतेहपुर सीकरी इसने बुलंद दरवाजा भी लगवाया था। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये भी है कि हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया गुजरात अभियान, अब इसका मेवाड़ अभियान देखते हैं। मेवाड़ अभियान 1576 देखते हैं। हल्दी घाटी बैटल होता है किस किस में? सर एक तरफ तो है, अकबर तो गया नहीं, अकबर को पता था जाते ही मार देगा, मानसिंह जाते हैं। मानसिंह का बैटल किससे होता है? मानसिंह वर्सेस बैटल आपका हो रहा है किसके बीच में? महाराणा जी के बीच में। महाराणा की तरफ से एक मंत्री भी है महाराणा के, जिनका नाम है हाकिम सूरी, बैटल लड़ रहे हैं। ठीक है, मानसिंह के हाथी का नाम है मर्दाना, इनके हाथी का नाम है मर्दाना जो बैटल लड़ रहा है। और यह महाराणा के जो हाथी तो है रामप्रसाद हाथी, रामप्रसाद नाम का तो हाथी है इनका, और घोड़े का नाम है चेतक, और चेतक भी लड़ रहा है। हालांकि इसमें हानि होती है, मानसिंह ऑलमोस्ट जीतते हैं। राजस्थान आरएएस के हिसाब से नहीं जीतते, आरएएस की जो किताब से बुक्स हैं वो कहती हैं कि इसमें महाराणा जीते हैं। ठीक है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। लाइक ये काफी फेमस कविता है। ठीक है, काफी फेमस कविता है। तो महाराणा जी आपको देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है तो यहां महाराणा प्रताप जी जब फंस जाते हैं बुरी तरीके से, तो इनको यहां से बचाकर कौन निकालते हैं? ठीक है, झाला बीदा के पोते हैं, उनका नाम बताइए जो इनको यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनकी रक्षा किसने करी है? महाराणा के प्राणों की रक्षा किसने करी थी? महाराणा जी के, प्रताप जी के प्राणों की रक्षा किसने करी थी? जी के प्राणों की रक्षा किसने की? ठीक है, जो उनका मुकुट पहनकर लड़े हैं। ठीक है, चलिए, बाबू झालामान है उनका पूरा नाम, झालामान ने किया, झालामान जी ने की है, झालामान जी। अब ये झालामान जी कौन है? ये राणा प्रताप का मुकुट पहन के लड़े थे। लोगों तक बहुत लंबे टाइम तक ये लग रहा था कि राणा प्रताप अभी भी बैटल लड़ रहे हैं। अच्छा, यहां युद्ध खत्म नहीं हुआ था ये, इसके बाद आप यह समझना, यहां तो इसके बाद इनको जंगल में भी रहना पड़ा था, घास की रोटियां भी खानी पड़ी थी, परंतु युद्ध थोड़ी खत्म हुआ था। 1582 में दिवेर युद्ध होता है, दिवेर बैटल होता है, दिवेर युद्ध को क्या कहा जाता है? नई एनसीईआरटी में दिवेर युद्ध ऐड हो गया है, नई एनसीईआरटी में दिवेर युद्ध ऐड हो गया। प्लस ये भी है कि जब मेवाड़ अभियान पर गए हैं तो यहां अकबर ने 30,000 लोगों की हत्या कराई थी। अकबर ने 30,000 हिंदुओं की हत्या, 30,000 हिंदू हत्याएं कराई थी, हिंदू हत्या कराई थी। ये नई एनसीईआरटी में है, ये भी नई एनसीईआरटी में है। अच्छा, मैं पहले से बढ़ाता हूं इसे दिवेर युद्ध को। तो दिवेर युद्ध के अंदर होता है, एक तरफ है महाराणा जी, महाराणा प्लस अमर सिंह है, महाराणा है प्लस अमर सिंह भी है, अमर सिंह है, और यहां दूसरी तरफ है सुल्तान खान है। ठीक है, चलिए, जो अकबर सेनापति हैं, जीता कौन है इसमें? महाराणा और अमर सिंह इस बैटल को जीत जाते हैं, वॉन, और मेवाड़ पर पुनः राजपूती कब्जा हो जाता है। मेवाड़ पुनः प्राप्त हुआ। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी युद्ध को कहा जाता है क्या भला? मैराथन ऑफ मेवाड़।
इसको मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है बच्चे? कोई समस्या तो नहीं आई यहां तक? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बच्चे? ओके की रिपोर्ट है? ठीक है, ओके चलो। इसके अलावा इसके समय में, अकबर के समय में जो निर्माण हुए हैं वो निर्माण देख लीजिए। हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, शाही महल, दीवाने खास। अच्छा, दीवाने खास को ऐसे मत लिखो, दरअसल क्या है, इसने हुमायूं का मकबरा तो बनवाया ही बनवाया, ठीक है। हुमायूं का मकबरा अकबर नहीं बनवाया है। हुमायूं को मकबरा बनाने के लिए फारस से लोग आए थे, तुम्हें पता है। अच्छा, इसने जो आगरा का लाल किला बनवाया, ये 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। यूनेस्को में शामिल हुआ था। इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है दीवाने आम, दीवाने खास। इसी में है आपका दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास, दीवान ए आम और दीवाने खास इसी में है। दीवाने आम, दीवाने खास 1983 में यूनेस्को में था। फतेहपुर सीकरी के अंदर शाही महल, दीवाने खास इसमें नहीं है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, बुलंद दरवाजा है। इलाहाबाद और लाहौर का किला भी है। ये सब आपके फतेहपुर सीकरी, तो इसके निर्माण है। बताइए, नोट किया क्या रे? आगे बढ़िए। देन उपाधियां, इसने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी, तानसेन को कंठ भरण की उपाधि दी, वाणी विलास की उपाधि दी। हरिविजय सूरी जो कि एक जैन गुरु थे, जैन टीचर थे, उनको उपाधि कौन सी दी है? इनको उपाधि दी है जगत गुरु की। और मैं बताता हूं इनके समय में, इनके समय में और बताता हूं कि भाई इन्होंने क्या काम किया। ठीक है, एक वो है, एक कश्मीर की एक राइटर है, कश्मीरी राइटर है, कश्मीर के राइटर हैं, राइटर हैं। आप बताएंगे कौन है वो राइटर है? उनको दी थी उपाधि जरीन कलम की। जरीन कलम की उपाधि दी थी उनको, जरीन कलम की उपाधि दी, जरीन कलम की उपाधि दी थी। कश्मीर के एक राइटर है, उनको एक उपाधि दी थी जरीन कलम की उपाधि। वो आप मुझे बताना, नाम बताइए। अच्छा, इसके अलावा इनके समय में आपको कई सारी चीजें पता लगती हैं कि जैसे 1577 में इन्होंने रामदास जी को, रामदास जी को, रामदास जी कौन है? फोर्थ गुरु हैं, फोर्थ सिख गुरु हैं, फोर्थ सिख गुरु हैं। तो इनको, रामदास जी को जो कि फोर्थ सिख गुरु हैं, इनको इन्होंने क्या किया था? फोर्थ सिख गुरु रामदास जी को इन्होंने क्या काम किया? फोर्थ सिख गुरु रामदास जी को इन्होंने 500 बीघा जमीन बेची थी, बेची थी, बीघा जमीन बेची। नई एनसीईआरटी में बेची लिखा हुआ है, बेची। 500 बीघा जमीन बेची थी, जहां आगे चलकर यहीं पर अमृतसर बना है। अमृतसर बना है, जो अमृतसर बना है वो यहीं बना है। अमृतसर बना है वो यहीं बना है। जो अमृतसर बना हुआ है ना बच्चे, वो यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1577 की बात तो ये होगी। चलो, रामदास जी वो चौथे सिख गुरु आपके बैठे बने। इसके बाद हम बात करते हैं अमृतसर यहां पर बना है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, प्लस इनके, अब यहां पे लिख लीजिए नवरत्न, अकबर के नवरत्न देख लीजिए, नवरत्न देख लीजिए। अकबर के नवरत्न देख लेते हैं, फटाफट बताइए अकबर के नवरत्न कौन कौन से? सर सबसे पहले तानसेन, तानसेन, रामतनु पांडे इनका नाम था, असली नाम था इनका रामतनु पांडे, ग्वालियर के रहने वाले थे। बीरबल, महेश दास इनका नाम था, महेश दास, इनका नाम था महेश दास, इनका नाम था रामतनु,
रामतनु नाम था इनका। टोडरमल, मानसिंह, टोडरमल है, मानसिंह है, टोडरमल, मानसिंह, ठीक है, टोडरमल हो गए, मानसिंह हो गए। के अलावा आप देखेंगे अबुल फजल राइटर हैं, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, अबुल फजल, फैजी, ठीक है। अबुल फजल नहीं, अकबरनामा लिखी है, आईने अकबरी लिखी है। अकबरनामा के कितने पार्ट हैं? अकबरनामा के 3 वॉल्यूम्स हैं, अकबरनामा के 3 भाग हैं, और वर्तमान में कहां पर है? लंदन में है, लंदन में, वर्तमान में लंदन में है, ठीक है। अबुल फजल, फैजी, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है हकीम हुमाम, हकीम हुमाम, ठीक है। अबुल रहीम, अबुल रहीम खाने खाना, अबुल रहीम खाने खाना, ये इनका जो प्रोटेक्टर था बैरम खान, उनका लड़का था ये, ठीक है। और एक पर्सन आपको और देखने को मिलता है जिसको जाना जाता है भला किस नाम से? मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा के नाम से जाना जाता है। कुछ किताबों के अंदर हकीम हुमाम की जगह भगवान दास लिखा होता है, कुछ किताबों में हकीम हुमाम के स्थान पर भगवान दास लिखा होता है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, नोट किया आपने? फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। बस नेक्स्ट। अच्छा, उसी के बाद समझिएगा, बाद में एक सवाल ये भी आता है कि अकबर का लास्ट अभियान कौन सा था। ये रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। अकबर का लास्ट अभियान देख लेना, लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ अकबर, लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ अकबर, लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ अकबर, आप बता दीजिए अकबर का लास्ट अभियान कहां पर था? आसिरगढ़ के किले पर इसने अटैक किया था 1601 और 2 के बीच में। आसिरगढ़ फोर्ट, आसिरगढ़ किले पर इसने अटैक किया था, आसिरगढ़ फोर्ट, आसिरगढ़ फोर्ट पर इसने अटैक किया था, आसिरगढ़ फोर्ट पर। और वो कब किया था बच्चे? आसिरगढ़ फोर्ट पर इसने जो अटैक किया था उसके बारे में आप बात बताएंगे। सर, आसिरगढ़ फोर्ट पर जो इसने अटैक किया था वो 1601 और 2 में किया था, और जो सक्सेसफुल अटैक था, अकबर इसको जीत गया था। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु होती है 16 अक्टूबर 1605 में। सिकंदरा आगरा में इसको दफन किया गया है। तो इसकी जो टॉम्ब है वो सिकंदरा आगरा में है। प्लस इसकी जो 1605 में डेथ होती है उसका पीछे का कारण था अतिसार रोग। अतिसार होता है कॉन्स्टिपेशन होना, दस्त लग जाना, कॉन्स्टिपेशन होता है। अतिसार वही होता है, बुढ़ापे में हो जाता है ये, कॉन्स्टिपेशन होता है, अतिसार रोग। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी यही था, और चारबाग शैली भी इसी के समय में शुरू हुई थी। लेखन का स्वर्णिम काल था, एक तरीके से देखा जाए तो लेखन का गोल्डन एरा यही था।
लेखन का गोल्डन एरा यही था, द गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यस, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। तो बच्चे ये था अकबर। अब हम अगला रूलर स्टार्ट करते हैं। अब हम अगला रूलर स्टार्ट करते हैं, अगर आप रेडी हैं तो। वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट रूलर, दैट इज जहांगीर। जहांगीर को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज जहांगीर को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहते हैं तो जहांगीर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बच्चे? चलिए, जहांगीर। जहांगीर को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले समझ लेना साहित्य का योगदान। अकबरनामा आपको देखने को मिलती है, अबुल फजल ने लिखी है। रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा हो रखा है, ये किसके द्वारा किया गया है, इसको लिख देना। इसका जो है ये फैजी ने किया है। महाभारत का जो अनुवाद है वो किसने किया? फैजी ने। फैजी, फैजी के साथ आपको दूसरा पर्सन कौन देखने को मिलेगा? ठीक है, तो बदायूनी, नहीं, अब्दुल कादिर बदायूनी पूरा नाम है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी पूरा नाम है, कादिर बदायूनी ने किया है। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया है। ठीक है। पंचतंत्र अनवर ए सद्दात, पंचतंत्र अनवर ए सद्दात ये फैजी ने लिखी है, फैजी ने लिखी है। दरअसल जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा की किताब है, विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र। तो बच्चे इसको फारसी में लिखा है, ये अनवर ए सद्दात कैसी है? फारसी में है, और फारसी में फैजी ने लिखी है। चित्रकला है, अब्दुल समाद है, श्री के किले के लिए फेमस है। दसवंत है, बसावन है, बहुत अच्छे पेंटर थे, मतलब मेरे लेवल के पेंटर थे लगभग। ठीक है। संगीत तानसेन है, मियां की टोडी इन्होंने गाया है, मल्हार राग इन्होंने गाया है। बाज बहादुर इन्हीं के समय में थे, और बैजू बावरा भी इन्हीं के समय में आपको देखने को मिलता है। तो ये साहित्यिक कलाएं हैं। अच्छा, आजकल क्या है, रिसेंट एग्जाम्स में इसमें से ज्यादा सवाल आ रहे हैं यार, रिसेंट एग्जाम्स में इसमें से ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि इसके समय में सांस्कृतिक जो प्रचलन है वो किस प्रकार से था, वो ज्यादा सवाल आ रहे हैं, राइट, वो ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो उसके बारे में भी आप उसी प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है। तो अगला हमारा जो रूलर होगा दैट वुड बी जहांगीर। जहांगीर की हम बात करते हैं। लीजिए, जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। इसका नाम सलीम था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई है? तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनाई गई है वो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाई गई है। इनकी जो दरगाह है, इनकी जो दरगाह है वो कहां है? फतेहपुर सीकरी में है। वो कहां है? फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलती है, फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। और फतेहपुर सीकरी में देखने को तो मिलती है भाई, अकबर, अकबर ने बनवाई है। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसका जो कोरोनेशन हुआ है यानी राज्याभिषेक जस्ट अकबर की डेथ के बाद 24 अक्टूबर 1605 को हुआ था। अच्छा, एक इशू हुआ था, वो इशू ये था, डिस्प्यूट ये था कि जहांगीर ने 1602 में राय बुंदेला को आदेश दिया था। राय बुंदेला द्वारा, ठीक है, अबुल फजल को मरवा दिया था। अबुल फजल को मरवा दिया था, तो मरवाया था। अबुल फजल वही है जो अकबरनामा लिखता है। तो ये खासम खास हो गए उनके। क्या खास नहीं है? बिल्कुल खास है। तो जब किसी खास को आप मरवाओगे तो दिक्कत तो होगी। तो अकबर ने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा जहांगीर नहीं होगा, बल्कि जहांगीर का बेटा होगा खुसरो। अच्छा, जहांगीर के दो बेटे हैं, मैं बता दूं, जहांगीर के दो सन्स हैं, टू सन्स हैं इसको, खुसरो और खुर्रम। खुसरो और खुर्रम, इसके समय में यार बहुत ज्यादा आंदोलन हुए हैं। खुसरो है और खुर्रम है, एक का नाम खुसरो है, एक का नाम खुर्रम है। एक का नाम खुसरो देखने को मिलता है, खुसरो, और एक का नाम देखने को मिलता है खुर्रम।
खुसरो और खर्रम। तो जो खुसरो भाई है ना, जो खुसरो भाई आपको देखने को मिलते हैं, इसको डिक्लेयर किया था, अकबर ने कहा था कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो जैसे ही जहांगीर ने सत्ता पकड़ी तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया। तो आपको देखने को मिलता है 1606 में खुसरो का विद्रोह, खुसरो विद्रोह आपको देखने को मिलता है। अब खुसरो ने शरण कहां पे ली थी, विद्रोह देखने को मिलता है, और इसने शरण कहां पे ली थी, पंजाब में। शरण का मतलब होता है शेल्टर, इसने कहां पर लिया था, शेल्टर लिया था अर्जन देव के पास। फिफ्थ पंजाब यानी सिख गुरु अर्जन देव के पास लिया था, अर्जन देव के पास लिया था, अर्जन देव के पास, अर्जन देव, फिफ्थ गुरु अर्जन देव के पास लिया था। ठीक है, खुसरो का विद्रोह था ये, खुसरो विद्रोह, खुसरो रिवोल्ट आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, शरण कहां पर ली थी, शेल्टर कहां पर लिया था इन्होंने, यहां पर लिया था फिफ्थ गुरु के पास। तो खुसरो विद्रोह के अंतर्गत क्या होती हैं बातें, खुसरो विद्रोह के अंतर्गत बात यही होती है कि खुसरो इस तरीके से माहौल को पूरा पलट देता है, और जैसे ही माहौल पूरा पलटा गया, यहां पलटे बच गए, ठीक है, याद रखना। तो इसको जहांगीर ने दबाया। जहांगीर ने क्या काम किया था, जहांगीर ने खुसरो को तो करा दिया था अंधा, खुसरो को अंधा करा दिया था, और अर्जन देव जी की हत्या का आदेश दे दिया था, अर्जन देव जी की हत्या का आदेश दे दिया था, और हत्या करा ही उनकी दी थी। याद रखेंगे, कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये कोरोनेशन के लिए चल रही बातें थी। दिस वॉज द थिंग्स दे वर फॉर द कोरोनेशन। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या रही होगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी समस्या रही होगी। ठीक है, हाँ, अर्जुन देव जी को फांसी दे दी गई थी, यस, उनकी हत्या करा दी थी, फांसी दे दी गई थी। ओके, चलिए, देखिए आज की क्लास को मुझे किसी कारणों से यहीं रोकना पड़ेगा। बाकी का बचा हुआ जो पोर्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पढ़ाने की इच्छा नहीं रखता, नहीं नहीं, मैं पूरा ऑलरेडी सिलेबस, मुझे पता था कि आप सभी लोगों को इतना सिलेबस मुझे कराना है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, एक छोटी सी रत्ती भर छोटी चीज भी मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। हर एक चीज एक तरफा माहौल लेवल मैंने लगा रखा है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, बट एक मीटिंग है, रेविल के अंदर ही मीटिंग है, तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अभी। ठीक है सर, इसकी वाइफ को डाइवोर्स दे दीजिए, इसकी वाइफ को डाइवोर्स दे दूं? ठीक है, तो आपकी जो क्लास है हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस वजह से, इसके लिए क्या बना हुआ है बच्चे, इसके लिए बनी हुई है प्लेलिस्ट। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जुड़ जाइए। ठीक है, इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जुड़ जाइए। चैनल पर जब जाएंगे तो सबसे पहली जो प्लेलिस्ट है आपकी, ये वाली प्लेलिस्ट, ठीक है, इस प्लेलिस्ट से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आप इसको जान पाएंगे। इसका कल ना ऐसा करूंगा, कल ही पार्ट ले लूंगा इसका दूसरा वाला, मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, कल ही इसका पार्ट ले लूंगा और कल इसको फाइनलाइज करा दूंगा, कल ही कंप्लीट इसको करा दूंगा। बताओ क्या कहते हो? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। जो कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपको कोई पेड में भी प्रोवाइड कराना है तो उससे पढ़ लेना, अगर कोई पेड में भी प्रोवाइड कर रहा है तो आप उससे पढ़ लेना। ठीक है, जिस लेवल का कंटेंट है ये वाकई में वही है जो सीधा एग्जाम में आता है। आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर हो सके तो अपने मित्रों को बस ये वीडियो दिखा देना लाइब्रेरी में बैठा के, देख मैं तो ज्यादा एक चीज दिखाता हूँ, बवाल चीज दिखाता हूँ, बस इतना कर देना। ठीक है, बाकी आपके लिए मेहनत जारी रहेगी। जो चैनल है जीत राणा जीएस, ये मेरा नहीं है, ये चैनल पूर्णतः आज भी आपका है, कल भी आपका है, भविष्य में भी आपका ही रहेगा। हमेशा आपके लिए आपकी स्टैंडिंग के साथ रहेंगे। और अगला चैप्टर मेडावल के बाद आपको कौन सा चाहिए, मॉडर्न चाहिए, एंशिएंट चाहिए, पॉलिटी चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, वो बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।